आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आइन में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, दूरदर्शन उर्दू का ये मकसद है कि इस प्रोग्राम के मार्फत, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ क़वानीन जो मुल्क में राइज हैं उनकी अहम मालूमात आप तक पहुँचा सकें, और ये हमारा एक समाजी फ़रीज़ा भी है और हम इस पर पुरज़ोर कोशिश से लगे हुए हैं। नाज़रीन, आज जो मौजू ज़ेर बहस है, यानी आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है पॉक्सो एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। नाज़रीन, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसका बचपन एक अहम किरदार अदा करता है। उस दौरान के वाक़यात और हादसात और तजुर्बात उसकी ज़िंदगी में साथ साथ चलते हैं और एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं उसकी ज़िंदगी पर। और ऐसी हालत में अगर उस बच्चे, खा के वो लड़का हो कि लड़की, अगर उसके साथ कोई जिनसी बदसलूकी होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, या कि जिसे कहते हैं जिनसी इस्तेहसाल होता है, तो वो उसकी ज़िंदगी में एक घाव की शक्ल ले लेता है, ज़हनी तौर पर उसे परेशान कर देता है, यहाँ तक कि उसे मरीज़ भी बना देता है। और इसके बचाव के लिए हुकूमत ने कानून बनाया है जिसे हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं। यह कानून, जैसा कि आप जानते हैं, 2012 से है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज जिस मेहमान को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, आइए उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जनाब डी त्रिपाठी साहब। आप दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं, और पॉक्सो एक्ट पर आपने बहुत काम किया है। जब से ये कानून बना है तब से आप इस एक्ट पे काम कर रहे हैं। आपको हमने इसलिए मदऊ किया है कि हम इनसे बात करें और कानूनी पेचीदगियों के बारे में समझें, और ये समझें कि यह कानून क्यों आया और इसका क्या असर है समाज पर, क्या बदलाव आया है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका डी त्रिपाठी साहब। धन्यवाद। पहला सवाल जो कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि ये कानून क्या है? देखिए, ये कानून ऐसा नहीं है कि पहले हमारे इसमें प्रोविज़न नहीं था इस तरह का। अच्छा। जी, ये प्रोविज़न हमारे आईपीसी में था पहले से ही। अच्छा। जिसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं, उसमें भी प्रोविज़न था। क्योंकि इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस बढ़ने लगे थे, और इन ऑफेंसेस को कर्टेल करने के लिए, इन ऑफेंसेस को रोकने के लिए सरकार ने ये स्पेशल इनेक्टमेंट किया है। ये 2012 में, जिसको पूरी ये प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में इसको इनेक्ट किया गया था। उसके बाद से इसमें 2 और भी संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं। जी, तो ये कानून क्या कहता है? इसमें सज़ा का क्या वो है, और किस तरह के, कितनी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट्स हो सकते हैं? देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट्स कई तरह के होते हैं, और इनमें जो प्रिवेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट में उन सब को अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है, उन सब की अलग अलग परिभाषा है, और इसमें माइनर ऑफेंसेस से लेके मेजर ऑफेंसेस तक सभी को कवर किया गया है। माइनर ऑफेंसेस में हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसे ऑफेंसेस जिनमें किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा, किसी व्यक्ति की गरिमा को इतना ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचती है कि वो बहुत आगे उसका असर पड़े उसके जीवन में, तो उसके लिए सज़ा कम होगी। उसके लिए सज़ा कम है। अच्छा। जी, तो सज़ा, जैसे कि कुछ तो बहुत ही मेजर ऑफेंसेस होते हैं, मेजर ऑफेंसेस, उसके लिए कितनी सख्त सज़ा का प्रोविज़न है? सज़ा इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। अच्छा। आजीवन कारावास तक की सज़ा है। जी, जो मेजर ऑफेंसेस हैं सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट में जो मिनिमम सज़ा है वो 10 साल की है, और दैट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा। तो बातचीत का सिलसिला अब हम जारी रखेंगे, मगर इससे बीच चलिए एक फिल्म देखते हैं। इस पॉक्सो एक्ट को अगर सब लोग जान जाएं तो मैं बिल्कुल पक्का है, मुझे विश्वास है कि हमारे देश में बच्चों का रेप 90% हम लोग रोक सकते हैं, अगर ये पॉक्सो एक्ट हमको पता हो। क्योंकि इसमें अपराधी को
शिकायत करने के लिए हर एक के पास सारे प्रावधान इस पॉक्सो एक्ट में कवर किए गए हैं। इस पॉक्सो एक्ट में 4 तरह के अपराधों को मुख्य रूप से बताया गया है। पहला है पेनिट्रेशन ऑफ पेनिट्रेशन, दूसरा है सेक्सुअल असॉल्ट, तीसरा है सेक्सुअल हैरेसमेंट और चौथा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। हिंदुस्तान में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि 53% बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ हैं। ये स्टडी हुई थी 2007 में। उसके बाद 2015 में हिंदुस्तान विश्व के टॉप 5 कंट्रीज़ में था बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज़ के रेट में। 53% जो बच्चे सेक्सुअली अब्यूज़ पाए गए, उसमें से 57% बॉयज़ थे। लड़कों की सेक्सुअल अब्यूज़ हिंदुस्तान में ज़्यादा है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक और बात बताना चाहूँगी कि हम लोग ये सोचते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ शायद एक ख़ास तबके में होती है। तो स्टडीज़ जो आई हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, हर तबके में एक ही बराबर पाई गई है और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक बात आप लोग और सोचते होंगे कि जो अब्यूज़ बच्चे के साथ करता है वो कोई अनजान व्यक्ति करता है। बच्चे को अगर हम अनजान व्यक्ति से बचा लेंगे तो हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर भी हम लोगों की गलतफहमी है। जो स्टडीज़ आई हैं, 98% टाइम्स जो बच्चे के संग हादसे होते हैं वो बच्चे की जान पहचान के लोगों द्वारा किए जाते हैं और इसीलिए ये बहुत गंभीर विषय है। हर माँ बाप को, हर गार्जियन को बच्चे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बात की शुरुआत फिर से करते हैं कि किन किन तरह के आपने ट्रायल्स लिए हैं, तो किन किन तरह के केसेस आते हैं सर, कैसे कैसे इंसिडेंट्स होते हैं, वो थोड़ा शेयर करिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने और आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये पॉक्सो एक्ट के बाद ही सरकार ने ये प्रोविज़न किया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी जी फॉर डीलिंग ऑल स्पेशली दीज केसेस ओनली। पॉक्सो एक्ट को ही डील करने के लिए सरकार ने कोर्ट्स बनाई और उनमें एडीजे लेवल के, एएसजे लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की है। जी जी जी, इनकी अपील सीधे हाई कोर्ट में होती है। इनकी अपील फिर इन केसेस की अपील नीचे और कहीं नहीं होती। ये ट्रायल के बाद सीधा इनकी अपील हाई कोर्ट में ही होती है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो हमारा सिस्टम है ये फुल प्रूफ है। इनमें जो अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, मेन रोल उनका होता है। अच्छा जी, कि कैसे कोई भी विक्टिम अगर आती है, कोई भी विक्टिम अपनी रिपोर्ट लेके जाती है थाने में, तो उसके लिए भी सरकार ने प्रोविज़न किया हुआ है कि उसके लिए भी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। उनके साथ एक एडवोकेट काउंसलर होते हैं। सर, अगर किसी के साथ इंसिडेंट्स होता है तो किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखाई जा सकती है या कि इसका कोई अलग थाना होता है? जी 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 जी, किसी भी थाने में, किसी भी थाने में जो उसका नियरेस्ट थाना है वहाँ जाके वो रिपोर्ट करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर किया हुआ कि 0 FIR दैट कैन बी लॉज्ड, वो बाद में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का थाना है वहाँ पे। 0 FIR कहीं भी जो उसका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो लॉन्च कर सकती है कंप्लेनेंट, विक्टिम। अच्छा, तो इसमें क्या देखने में आया है, एक तो थोड़ा समाजी वो भी बंधन भी होता है, एक शर्म सी होती है लोगों में। केसेस की तादाद कितनी होती है सर? क्या लगता है कि सारे लोग केस दर्ज कराते होंगे या कि बहुत से लोग नहीं भी कराते हैं? नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग केसेस नहीं दर्ज करवाते हैं। हाँ, लेकिन ये संख्या जब से ये एक्ट आया है, जब से समाज में जागरूकता हुई है, तब से ये संख्या काफ़ी बढ़ी है, तादाद बढ़ी है, काफ़ी तादाद बढ़ी है। लोग आने लगे हैं और लोग अपनी कंप्लेंट्स भी दर्ज करा रहे हैं और उनमें कार्रवाई भी हो रही है। जी। अच्छा। तो किस तरह के केसेस ज़्यादा हैं सर? जैसे आपने बताया कि माइनर केसेस होते हैं, फिर मेजर केसेस होते हैं जी। तो किस तरह के केसेस की मतलब के नंबर ज़्यादा है, की तादाद ज़्यादा है? माइनर ऑफेंसेस के ज़्यादा हैं जी, माइनर ऑफेंसेस के ज़्यादा हैं और मेजर भी हैं लेकिन माइनर ज़्यादा है। अच्छा जी। तो ऐसा भी होता है कि केसेस बहुत से ऐसे होते हैं जिनके के होते हैं मगर अच्छा, इसमें एक बात और सर के कहते हैं कि इसका मिसयूज़ भी होता है सर। जी, मैं इस पहलू पे बहुत ज़्यादा उत्सुक था बताने के लिए। जी कि
हमारे यहाँ का ये जो पॉक्सो एक्ट आया है जी, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रायल में देखते हैं कि 50%, इवन मोर देन 50%, अच्छा अच्छा, इवन मोर देन 50% केसेस में एक्विटल होता है। हम्म, वो एक्विटल ड्यू टू दिस रीज़न ओनली कि लोग बदले के लिए, लोग दूसरे को फंसाने के लिए, लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों का मिसयूज़ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी, बदनाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए और दूसरे को फंसाने के लिए, बदला लेने के लिए बच्चों का मिसयूज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये बनता है कि क्या ऐसा है कि लोगों को कानून की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए वो उस तरह से एफआईआर फाइल नहीं कर पाते, या कि कहीं ऐसी कोई कमी रह जाती हो कि बहुत से लोग अपना सही फैसला नहीं ले पाते हो, इंसाफ ना मिलता हो उनको, ऐसा लगता है ये क्या? बात आपकी सही है कि अभी भी जागरूकता होने के बावजूद भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अभी भी वहाँ पे लोग इतने जागरूक नहीं हैं। उनको प्रोविजंस के बारे में नहीं पता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं इनमें, और जो उनकी कंप्लेंट्स होती है वो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स नहीं हो पाती हैं। अच्छा अच्छा, वो जो कंप्लेंट्स देते हैं वो जनरल नेचर की हो जाती है। जी जी जी, जनरल नेचर में क्या होता है, फिर आगे कोर्ट को उसमें सजा देने में कमज़ोर हो जाता है। जी, केस कमज़ोर हो जाता है। जी जी। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि केस कमज़ोर हो जाता है, मगर इसके लिए अलग से कोई जुडिशल कोई बोर्ड जैसा हो जो इन लोगों को हेल्प करता हो, या कि काउंसलिंग वैसी होती हो? जी जी, बिल्कुल आपने सही बात बताया है। सरकार ने ये प्रोविज़न है इस एक्ट में ही, स्पेशली ये प्रोविज़न, अच्छा, एक्ट में ही प्रोविज़न, इस एक्ट में ही ये प्रोविज़न है कि इस तरह की जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनमें उनको हम विक्टिम बोलते हैं, उसमें हम ना ही उनको कंप्लेनेंट बोलते हैं, ना ही हम उनको किसी नाम से बुलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मना किया हुआ कि किसी भी कंप्लेनेंट का, किसी भी विक्टिम का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो वहीं से ये शुरुआत हो जाती है, और हर थाने में, जो मैं दिल्ली की बात बताऊं, जी जी, तो दिल्ली में इस तरह की कोई भी कंप्लेंट्स जब आती हैं तो DCW, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से एक काउंसलर अपॉइंट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। जी सर, यही मैं जानना चाह रहा था कि अगर कोई कंप्लेनेंट है जी, और वो जाता है थाने में जाता है जी, कि भाई हमारे साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है जी, और मगर वो अपनी बात रख नहीं पाता, हाँ, या कि वो अपनी पूरी बात बता नहीं पाता किसी भी वजह से, जी, तो उसके लिए आपने जैसा बताया कि काउंसलर का होना, हाँ, जी जी जी, दिल्ली में ये पूरी व्यवस्था है कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने ऐसे काउंसलर्स को अपॉइंट किया पूरी दिल्ली में। जी जी, जैसे इस तरह की कोई कंप्लेंट्स आती हैं जी, तो वो कंप्लेंट उनके पास फॉरवर्ड होती हैं, और दे इमीडिएटली रश टू दैट विक्टिम, उनके पास जाती हैं और उनको काउंसलिंग करती हैं, उनको समझाती हैं और उनको पेसिफाई करती हैं, और उनको ये भी बताती हैं कि वो अपनी कंप्लेंट्स किस तरह से लॉन्च करवाएं। जी, अपनी बात किस तरह से कहें, किस तरह से या कि जो बात वो छुपा लेती हैं, जी, या किसी वजह से, शर्म से या समाजी जो भी वजह रहे उनको निकलवाने में, उनको जी, 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 उनसे सवाल करने में, जी, और उसको बाहर लाने में वो उनका रोल होता है। बिल्कुल होता है। जी जी, तो आपको अगर हम आदाद शुमार की बात करें, आंकड़ों की बात करें, डेटा की बात करें, जी, तो अपने मुल्क में इस तरह के जो बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, उनका ग्राफ क्या बतलाता है सर? अभी की सूरत हाल क्या है सर? सर, रिपोर्टिंग के हिसाब से तो अभी भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग इस तरह के केसेस में हो रही है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस की रिपोर्टिंग भारत में हो रही है। अच्छा जी, आइए एक बात को यहीं रोकते हैं और एक फिल्म देखते हैं फिर। 2012 से पहले भारतवर्ष में इस प्रकार का कोई अधिनियम नहीं था जो विशेषकर बच्चों के लिए बनाया गया हो और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया हो, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में और दूसरे कानूनों में ऐसे प्रावधान थे जो बच्चों की भी प्रोटेक्शन का ध्यान रखते थे। लेकिन इंटरनेट के आ जाने से, पोर्न वेबसाइट्स और दूसरी स्थिति जो कि एक वेस्टर्न कल्चर को दर्शाता है, उसके बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि बच्चों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं,
सेक्सुअल असाल्ट बढ़ती जा रही हैं, उनको पोर्न साइट्स वगैरह में यूज करने के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भारतीय संसद ने पोक्सो एक्ट 2012 पास किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो दूसरे एक्ट से, दूसरे प्रावधान से भिन्न है, वो ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही उनका ध्यान रखा गया है। जैसे आईपीसी में मेल रेप के बारे में कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, परंतु पोक्सो एक्ट में अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसकी प्रोटेक्शन का दायित्व सरकार पर रखा गया है और इसके बड़े कठिन प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें मिनिमम 20 साल तक की और उम्र कैद तक की सज़ा दी गई है। मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की शिक्षा की, इस प्रकार के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे सोशल वर्कर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एटसेट्रा इस चीज़ का लोगों तक प्रचार करें कि जो पोक्सो के प्रोविजंस हैं उनको अच्छी तरह से लागू किया जाए और बच्चों के हित को हर स्टेज पर जब अपराध होता है और जब तक न्याय मिलता है उनका पूरा ध्यान रखा जाए। सर वापस लौटते हैं अपनी बातचीत पर कि सर अब एक दूसरे इस पर बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी को भी इसमें शामिल किया गया है जी। तो इसके से मुतालिक क्या क्या वो हैं, इस कानून में क्या क्या बातें कही गई हैं, उस पर कुछ रोशनी डालिए सर। जी, पोर्नोग्राफी भी हमारे इस पॉक्सो एक्ट में पोर्नोग्राफी भी पूरी तरह से एक अवैध इलीगल डिक्लेयर किया गया है और उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। पोर्नोग्राफी में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी व्यक्ति ये मिलता है कि इसने इस बच्चे को पोर्नोग्राफी में यूज़ किया है तो उसके लिए सख्त सज़ा के प्रावधान है। सख्त सज़ा के प्रावधान जी। बदलते वक्त के साथ कानून को, अच्छा सर 2 अमेंडमेंट्स जो हुए हैं वो 2019 में 2020 में जी, उसमें क्या क्या बताया गया है? जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनमें सजा का जो प्रावधान था उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। बाकी रूल्स हैं वो कि कैसे इस एक्ट को कैसे और प्रभावी किया जाए, कैसे इसको और अच्छे तरीके से लागू किया जाए, वो चीज़ें हैं उसमें। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इसमें आईपीसी से हट के अलग लड़की के साथ साथ लड़के को भी शामिल किया गया है जी। तो इसमें केसेस की संख्या क्या लड़कों में भी लड़कों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस की भी संख्या ऐसी है जो कि मतलब केसेस हैं सर, केसेस हैं बट कम है। हाँ, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में इस तरह के ऑफेंसेस की संख्या कम है। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा सर आपसे एक अलग हट के सवाल ये कि जो लोग पॉक्सो एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये जैसे आप एडवोकेट्स हैं या कि पुलिस है सर जी जी, और या कि एनजीओज हैं जी, इनको क्या कोई ट्रेनिंग या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कोई वर्कशॉप जैसा होता है कि एक्ट के बारे में उनको ट्रेन किया गया, जो इससे जुड़े हुए हैं जैसे पुलिस है जी, उनको उस तरह से तैयार करने का कोई आप बता सकते हैं कुछ ऐसा? जी, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसी भी केस कोई भी एफआईआर हो जाने से ही ये नहीं हो जाता है कि उसका कन्विक्शन हो गया, अक्यूज्ड को पनिश मिल गया। एफआईआर तो एक शुरुआती स्टेज होती है और उसकी परिणति कन्विक्शन में होती है जब आदमी को, अक्यूज्ड को सजा हो जाती है। जी जी जी। उस दौरान उस केस के इन्वेस्टिगेशन से लेके उसको कन्विक्शन करवाने तक में जी बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उनमें सबसे पहले तो पुलिस अथॉरिटीज़ का होता है। जी जी जी, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी और कानूनी प्रावधान भी है कि इस तरह के ऑफेंसेस में जहाँ पे विक्टिम लड़की है वहाँ पे उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन हमेशा महिला अधिकारी ही करेगी। अच्छा सर। जी, महिला अधिकारी करेगी और
जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये है कि इस तरह के ट्रायल भी, अच्छा, जो इस तरह के ज़्यादा सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस तरह के ट्रायल हमेशा महिला जज ही उसका ट्रायल करे, मतलब महिला जज ही उसका ट्रायल करे। जी जी जी। ये क्या एक्ट के, हाँ, एक्ट के परव्यू में है ये। हाँ, तो सर बात हो रही थी कि ये जो एज, जो उम्र की वो रखी गई है, एज लिमिट रखी है 18 ईयर्स, ये इसमें कोई रीज़न है क्या? इसमें रीज़न यही है कि 18 ईयर्स तक में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए ये एज रखी गई है। अच्छा जी। अच्छा, ऐसे केसेस आपके सामने से गुजरे होंगे जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट या कि इवन जो कि माइनर असॉल्ट जिसको कहते हैं कि पोर्नोग्राफी दिखाना या कि अपना जिस्म छुलवाना या इस तरह की बातें जो अभी सर ने बताई, तो इस तरह की कोई वाक़या हमसे शेयर करें, कोई इंसिडेंट हमसे शेयर करें, आपके सामने ऐसे केसेस आते होंगे? जी 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 जी। मैं इन केसेस के पर्सनल उसमें तो नहीं जा सकता, बट मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने इस तरह के ट्रायल किए हुए हैं। अगर हम पूरे मुल्क की बात देखें तो और दूसरी जगहों पे क्या ये पॉक्सो एक्ट के कोर्ट्स जो हैं ये स्टेट कैपिटल में होते हैं या कि और डिस्ट्रिक्ट्स में भी होते हैं? सारी डिस्ट्रिक्ट्स में भी होते हैं। मुझे भी लग रहा था क्योंकि गांवों से भी अगर केस आएंगे तो वो सारी पूरे देश के सारे जिलों में इस तरह की कोर्ट बनाई गई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो, हाँ, जो केवल यही केसेस डील करती हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि इसके लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से केसेस में कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ गिरावट आई है, ग्राफ कुछ गिरा है? ये बिल्कुल सही बात है कि इस लॉ के इनेक्टमेंट के बाद जो इस तरह के लोग काम करते थे उनके मन में डर तो पैदा हुआ है। ये डिटरेंट तो हुआ है, इसका असर जरूर हुआ है कि उनके मन में डर पैदा हुआ कि इस तरह के ऑफेंसेस करने पे हमारे साथ ये हो सकता है। तो मूलतः जो डिटरेंट कानून जो हमारा बनाने का मुख्य उद्देश्य था, हाँ, वो इसमें काफ़ी हद तक सफल हुआ है। अच्छा सर, एक ये सवाल नहीं है, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे देखने वालों को एक मैसेज दें इस तरह का कि अव्वल तो कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है, कितने किस्म का होता है और किन किन लोगों से ख़तरा होता है, ताकि वो मुहतात हो जाएं, वो उस तरह से रहें कि ऐसा उनके साथ ना हो, उनके बच्चों के साथ ना हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर उनके साथ खुदा न करे हो जाता है, मान लीजिए, तो वो किस तरह से उसको केस की शक्ल में इंसाफ लेने के लिए थाने तक जाएं या कि कोर्ट तक जाएं। तो इसको एक आप अपने तरीके से एक मैसेज की शक्ल में हमारे देखने वालों को बताएं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया हुआ है। हमारा जो सामाजिक परिवेश है, जो हमारा ग्रामीण और शहरी जो सामाजिक परिवेश है, इसमें हम परिवार के लोग एक साथ रहते हैं। जी। उन परिवारों में हमारे कभी रिश्तेदार भी आते हैं और जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी आते हैं। तो जो इस तरह की घटनाएं, ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं जो रिपोर्टिंग हुई है, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि फैमिली मेंबर्स, जो मॉलेस्टेशन होता है, बच्चों के साथ जो मॉलेस्टेशन होता है, वो उनमें फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी। और ये रिपोर्टिंग भी इसलिए नहीं होती है कि चूंकि पहले तो वो बच्चा जिसके साथ इस तरह की घटना होती है वो डरा हुआ होता है और उसको ये लगता है कि ये तो हमारे रिलेटिव हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। और दूसरे, अगर वो बच्चा बता भी देता है तो उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस उनको स्टॉप करते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं है। तो मेरी समाज से और भी लोगों से ये ज़रूर सलाह है कि इस तरह के ऑफेंसेस को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर बच्चा कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करता है जो आपको सस्पिशियस लगे, ये लगे कि वो डरा हुआ है या वो अपनी बात बता नहीं पा रहा है, तो आप उनसे ज़रूर पूछें, फ़ौरन उस पर एक्शन लीजिए, फ़ौरन उस पर एक्शन लें। और अपने बच्चे को ये ज़रूर बताना चाहिए कि क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज को आपको अपोज करना है, कौन सी चीज को आपको अपोज मैंने देखा अभी स्कूल में आजकल बच्चों को गुड टच, बैड टच जैसी चीजें बताई जाती हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इससे बच्चों के मन में काफ़ी असर पड़ता है। जो हमारी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं,
उनको ये लगता है कि नहीं, हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसमें कार्रवाई होगी, और ये उनको बहुत अच्छी अपना बचाव करने के लिए वो सक्षम बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डी त्रिपाठी साहब, आपने बड़ी बेशकीमती मालूमात फ़राहम की हमारे देखने वालों को। और नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आप तक क़ानूनी पेचीदगियों को खोला जाए, बताया जाए आपको कि अगर आपके साथ कुछ होता है, किसी परेशानी में पड़ते हैं आप, जैसे ये एक मामला है, तो किस तरह से आप कानून की मदद ले सकते हैं। कानून आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है। ज़रूरत है तो इस बात की कि आप बेदार हों, आपको सारी जानकारी, सारी मालूमात हो। तो इस कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अपना मुल्क अपना आइन की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।